अली अकबर नातिक की एक नज़्म है जिसके एक बंद से मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ अब इनको, क्योंकि अहले ज़ौक़ और अहले अदब का मजमा है। तो हमें भी रोले हुजूम गिरिया कि फिर ना आएंगे गम के मौसम, हमें भी रोले हुजूम गिरिया कि फिर ना आएंगे गम के मौसम, हमें भी रोले कि हम वही हैं जो आफताबों की बस्तियों से सुराग लाए हैं उन सवेरों का जिनको शबनम के पहले कतरों ने गुस्ल बख्शा। सफ़ेद रंगों से नूर मानी निकाल लेते हैं और चांदी उजालते हैं, शफक पे ठहरे सुनहरे बादल से जर्द सोने को ढालते हैं, खुनक हवाओं में खुशबुओं को मिटा के उनको उड़ाने वाले, सबा की परतों पे शेर लिखकर अदम की शक्लें बनाने वाले, दिमाग रखते हैं लफ्ज़ो मानी का और दस्ते हुनर के मालिक, वक़ार नूर चिराग हम हैं, हमें भी रोले हुजूम गिरिया। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ नीलेश मिश्रा साहब हैं। ये तो आप सुन ही चुके हैं इनसे कि जर्नलिस्ट, ऑथर, स्क्रिप्ट राइटर, लिरिसिस्ट, an amazing storyteller whose work spans across a diverse array of subjects। रेडियो की एक निहायत ही मोतबर आवाज़, आप अमीन सयानी की तहजीब के अमीन हैं। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि इनका जो सरनेम है मिश्रा वो गलत है। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर साहब जो है वो खुमार बाराबंकवी के लिए कहा करते थे कि मैं हमेशा इनसे ये कहता हूँ कि इनका नाम खुमार नहीं होना चाहिए। खुमार कहते हैं उतरते हुए नशे को, सुरूर होना चाहिए, सुरूर कहते हैं चढ़ते हुए नशे को। तो इनका जो नाम है मिश्रा ये गलत है, इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक मिसरा नहीं है, एक पूरा का पूरा मुकम्मल शेर है, नहायत मौजू शेर है, बल्कि ये एक गज़ल है पूरी की पूरी जो इस शेर पे ख़त्म होती है कि मुझसे कहा जिब्रील जुनून ने ये भी वही ये इलाही है, मुझसे कहा जिब्रील जुनून ने ये भी वही ये इलाही है कि मजहब तेरा मजहब दिल है, बाकी सब गुमराही। तो नीलेश साहब, इस सेशन का नाम रखा गया है उर्दू की रोशनी में। आपका ताल्लुक लखनऊ से है गालिबन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो आपकी पैदाइश भी लखनऊ की। पहले ये बता दूं, कैसे हैं आप लोग? अगर मुझे पता होता कि इतनी तारीफ करने वाले नहीं है तो मैं थोड़ा अच्छे कपड़े पहन के आता। नहीं, बात ये नहीं बता रहे हैं कि ये यहाँ आने से पहले इसके बटन पूरे खोल के आए हैं ताकि मोटे ना लगें ज़्यादा जी। क्योंकि जैसे बादशाहों का हुक्का पहले जाता था वैसे मेरी तोन मुझसे पहले पहुंच जाती। तो आपका ताल्लुक लखनऊ से है, मेरे ख्याल से पैदाइश भी शायद आपकी लखनऊ की है। जी, डफरिन अस्पताल में मैं पैदा हुआ। अरे वाह, जिसको अब सिविल अस्पताल कहते हैं। लखनऊ की तहजीब का तो साहब ये है कि वो शौकत थानवी साहब ने एक जगह लिखा है कि मैं 1930 की दहाई में लखनऊ जा रहा था और वो तांगे पे सवार, और तांगे वाले ने घोड़े को मुगल्लज़ात एक गाली दे दी। इस बात को वो कैसे कह रहे हैं कि बिलाखिर तांगे की सुस्त रफ्तार से तंग आकर तांगे वाले ने घोड़े को उसकी वालिदा से उसके नाजायज़ ताल्लुकात की याद दहानी कराई। तो साहब ये तहजीब है जिसकी ये अक्कासी करते हैं, वहाँ की ये लखनऊ के लोग हैं। आप पहले तो ये बताइए हुजूर की ये उर्दू से जो शगफ़ है आपका, उर्दू से जो आपकी मोहब्बत है, इसका क्या राज है? कोई चोट वोट लगी दिल पे या क्या चक्कर है? ये स्टेज पे आके जो तुम लोग पर्सनल बातें पूछते हो ना, हमें तो पता ही है, इनको बताने के लिए पूछ रहे हैं। शायरों का ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान में कि जो स्कूल और कॉलेज के आशिक हैं ना, उनको एक हथियार दे देते हैं। तो मैं जब कॉलेज में था तो मैंने लिखना शुरू किया था और मैं नैनीताल में बड़ा हुआ और फिर लखनऊ से नैनीताल गया और फिर वापस आया। और जब मेरी किन्हीं मोहतरमा दोस्त का जन्मदिन होता था तो एक बड़ा इनएक्सपेंसिव तोहफा मैं उनको दे देता था, जो था कि उनके लिए गज़ल लिख देता था। अपना 1 रुपया खर्च नहीं होता था, तकिया के नीचे हमेशा रहता था। कभी तकलीफ़ में हम उनको याद कर लेते थे, कभी वो हमको। तो उर्दू जब लखनऊ में बड़ा हो रहा था तब, और फिर जब नैनीताल में कॉलेज के दिनों में जब अपना अखबार में पहला आर्टिकल लिखा और 400 रुपये का चेक मिला और उससे पहला म्यूज़िक सिस्टम ख़रीदा जिसमें 2 कैसेट होते थे और एक
बजा के मैं सो जाता था, क्योंकि वो जब ख़त्म होता था तो दूसरा अपने आप चालू हो जाता था और किसी वक्त नींद आ जाती थी। उसमें जब गज़लें सुननी शुरू की और थोड़ा सा जो अपनी सोच थी उस वक्त की, छोटे शहर की मोहब्बत, छोटे शहर की सादगी, सरलता, वो आई। तो कुल मिला के लखनऊ में ये बीज फूटा और फिर नैनीताल में इसने शाखें फैलाईं और बस देखिए क्या बुरा हाल हो गया। तो ये बताइए कि एक ये होता है ना साहब कि शोहरा तो आजकल खुदा बख्शे हर मोहल्ले में पाए जाते हैं। तो ये चलिए, ये तो एक बात हुई कि उर्दू शक़फ़ है, लखनऊ में रहते थे वगैरह वगैरह। आपने फ़िल्मी शायरी भी की है और नॉन फ़िल्मी शायरी भी की है। मैंने आपको किसी महफ़िल में अपनी नॉन फ़िल्मी शायरी सुनाते हुए नहीं सुना। तो पहले तो ये बताइए कि ये नॉन फ़िल्मी शायरी का जो क़िस्सा है ये कब से शुरू हुआ, और फिर कुछ सुना भी दीजिए कुछ ठीक ठाक सा। मतलब देखिए उर्दू दां का लोगों का मामला है, इसीलिए मैं डर रहा था यहाँ से मैं। हाँ, ये सही है कि मैंने अभी आज तक किसी प्लेटफॉर्म पे अपना वो काम शायद नहीं सुनाया है जो फिल्मों के अलावा है। और फिल्मों में तो मैंने तो छोड़ सा दिया है लिखना, क्योंकि आप उस पर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा अलग से, वैसे उस पर बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए। हाँ जी, तो पर थोड़ा सा मैं जी अच्छा, जब से मुझको बोलने के पैसे मिलने लगे मैं बोलता बहुत हूँ। तो जब मैं वक्त की उसको दूर क्रॉस कर रहा हूँ हदों को, तो आप कोई अपना राइट हैंड उठा दे ताकि मैं। और आप ये नहीं जानते हैं कि मैं तो सिर्फ बोलने के ही कमाता हूँ कोर्ट में, तो मैं बता दूंगा आपको कि कहाँ रुकना है। तो हम दोनों एक ही पेशे में हैं फिर। जी। तुम्हारी मुस्कुराहट के किसी कोने में शायद, तुम्हारी मुस्कुराहट के किसी कोने में शायद खुशी महसूस करती हो मेरे होने में शायद। तुम्हारी मुस्कुराहट छटपटाती रहती जैसे तुम्हारे होठों से आज़ाद होकर उड़ना चाहे। तुम्हारी मुस्कुराहट छटपटाती रहती जैसे तुम्हारे होठों से आज़ाद होकर उड़ना चाहे। भटकते ही भटकते मन के आकाशों में तैरे, भटकते ही भटकते मन के आकाशों में तैरे, या शायद मुस्कुराहट से मेरी है जुड़ना चाहे। तुम्हारी मुस्कुराहट जैसे एक पगला मुसाफिर, तुम्हारी मुस्कुराहट जैसे एक पगला मुसाफिर, जो चलते चलते शायद भूल है रास्ता गया फिर। कभी ये जाके गालों पर तुम्हारे फैल जाए, कभी ये जाके गालों पर तुम्हारे फैल जाए, कभी ये होठों के कोनों से जाके मुड़ना चाहे। तुम्हारी मुस्कुराहट पर फिदा हूँ इस कदर मैं, तुम्हारी मुस्कुराहट पर फिदा हूँ इस कदर मैं, कि मैं ये सोचता हूँ कुछ लतीफ़े सीख लूँ मैं। जो गुमसुम हो के खामोशी का दरवाज़ा लगा दो, जो गुमसुम हो के खामोशी का दरवाज़ा लगा दो, इसे बाहर बुलाने के तरीके सीख लूँ मैं। तुम्हारी मुस्कुराहट चख ली मैंने ख्वाब में कल, तुम्हारी मुस्कुराहट चख ली मैंने ख्वाब में कल, मेरे होठों के कोनों पर ज़रा सी रह गई है, जो तुमने कहना चाहा इतना कि तुम कह न पाए, जो तुमने कहना चाहा इतना कि तुम कह न पाए। तुम्हारी मुस्कुराहट चुपके चुपके कह गई है, तुम्हारी मुस्कुराहट के किसी कोने में शायद खुशी महसूस करती हो मेरे होने में शायद। वाह 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 साहब, वाह वाह। अमजद इस्लाम अमजद की एक छोटी सी नज़म याद आ गई कि गुलाब चेहरे इनके साथ हो चुका है। मैंने इनसे पूछा, नैनीताल में हम लोग एक लिटरेचर फेस्टिवल में साथ थे, मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कन्फेस किया कि ये इनके साथ हो चुका है कि गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, चमकती आंखों में शौक जज्बे, वो जब भी कॉलेज की सीढ़ियों से सहेलियों को लिए उतरती तो ऐसा लगता था जैसे दिल में उतर रही है। कुछ इस तयक्कुन से बात करती कि जैसे दुनिया उसी की आंखों से देखती हो। वो अपने रस्तों में नजरें बिछाती हुई निगाहों से हंस के कहती, तुम्हारे जैसे बहुत से लड़कों से मैं ये बातें बहुत से बरसों से सुन रही हूँ। मैं साहिलों की हवा हूँ, नीले समुंदरों के लिए पली, वो साहिलों की हवा सी लड़की जो राह चलती तो ऐसा लगता था जैसे दिल में उतर रही हो। हुआ ये है इनके साथ कि वो कल मिली
तो कुछ उसी तरह थी। गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, चमकती आंखों में शोख जज्बे, मगर जो बोली तो उसके लहजे में वो थकन थी कि जैसे बरसों से दश्त जुल्मत में चल रही हो। नीलेश जी, इससे पहले कि आप अपनी दूसरी ये नज़्म सुनाएं, ज़रा ये वाकई ये बात बताइए कि गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट वगैरह जो थी उसका कितना असर हुआ आपकी उर्दू दानी पे, आपकी उर्दू से मोहब्बत पे? वो ज़रा खुलासा करके बताइए जैसे नैनीताल में बताया गया था। देखिए, आधा मेरा जो लिखना है वो खुद के लिए हुआ है और आधा दूसरे आशिकों के बिहाफ पे हुआ है। बिहाफ पे? तो जो दोस्त थे उनको इश्क हो जाता था, उनको मैं अच्छा मुर्गा मिलता था, तो सेवा की है हमने। सेवा की है हमने देश की और इश्क की। लेकिन हाँ, जो हर राइटर के लिए जो वो लिखता है वो ख़ुद को ही बहुत कुछ सौंप देता है, चाहे कहानी हो, चाहे गज़ल हो या कविता हो। हमने भी वही किया, क्योंकि भाई शायरों का पेट्रोल तो वही है। तो वहीं से तकलीफ़ और खुशियाँ हल्की हल्की मिलती थी। तो जब वो मुस्कुराहट और जिन होठों के कोनों पर जिनका जिक्र हो रहा है, तो माशाल्लाह रहे होंगे। माशाल्लाह रहे होंगे नहीं, माशाल्लाह हैं। इसका सबूत यही है। आप एक नज़्म और भैया दो कैमरा लगे हैं यार। आप एक नज़्म और पढ़ रहे थे हुजूर जी। आज फुर्सत से यूं मिले हो तुम, थोड़ा कम अजनबी लगे हो तुम। आज फुर्सत से यूं मिले हो तुम, थोड़ा कम अजनबी लगे हो तुम। आज देखा तुम्हारी आंखों में कितने मासूम ख्वाब पलते हैं। आज देखा तुम्हारी आंखों में कितने मासूम ख्वाब पलते हैं। तो फिर इन होठों की मुंडेरों पर लफ्ज़ क्यों सहमे सहमे चलते हैं। लफ्ज़ क्यों कैद हैं, आज़ाद करो। सहमे पंछी हैं ये, मचलते हैं। इनको उड़ना है आसमानों में, मुट्ठियों में कहाँ संभलते हैं। आओ बातों की नींद तुम सो लो, आओ बातों की नींद तुम सो लो। कितनी खामोशी में जगे हो तुम। आज फुर्सत से यूं मिले हो तुम, थोड़ा कम अजनबी लगे हो तुम। थोड़ा सा इत्मीनान लाया हूँ, इसको रख लो कहीं दबा कर तुम। थोड़ा सा इत्मीनान लाया हूँ, इसको रख लो कहीं दबा कर तुम। हमसे फुर्सत के शहर में मिलना, चेहरा हंसता हुआ लगा के तुम। मैं भी तुमको नहीं समझ पाया और हो ना समझ ज़रा से तुम। मैं भी तुमको नहीं समझ पाया और हो ना समझ ज़रा से तुम। तुम में मेरी हैं आदतें थोड़ी, गम छुपाते हो मुस्कुरा के तुम। थोड़ा सा तुम में मेरी हैं आदतें थोड़ी, गम छुपाते हो मुस्कुरा के तुम। थोड़ा सा अपने ही जैसे हो पर थोड़ा सा मेरे ही जैसे हो तुम। आज फुर्सत से यूं मिले हो तुम, थोड़ा कम अजनबी लगे हो तुम। वाह 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 वाह। आप ये तो दो ठो और है। दो ठो और हैं। अच्छा, एक ठो वो भी सुनाए दो भैया, तो गालिब की ज़मीन में कहे हो। बलरामपुर बोल रहा है। बहराइच बहराइच हमसे बतखाव कह रहे हैं। है कोई भैया हमारी साइड वाला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक फराज का शेर है, गांव कनेक्शन। फराज का शेर है, शिद्दते तिश्नगी में भी गैरते मैं कशी रही। उसने जो फेर ली नज़र, मैंने भी जाम रख दिया। इस ये नीलेश जी की ज़बान में अगर नीलेश जी इसको गांव कनेक्शन में लिखें तो उसको कहेंगे कि प्यासे तो हम बहुत रहे, मुला न बेशरम हुए। आँखी जौनू घुमाइल हिस कुल्लड़ हमों पटक दिया। हुजूर, मैं बहुत ही काबिल बाथरूम सिंगर हूँ। माशाल्लाह। भैया इन पे एक लोटा पानी डालो। जब मैं नैनीताल में रहता था तो अक्सर मैं बाथरूम में ज़ोर ज़ोर से गाता था, और ये सच्ची बात है, इस उम्मीद में कि बाहर से कोई डायरेक्टर या म्यूज़िक कंपोज़र गुजर रहा होगा और वो मुझको
चांस ये बताइए कि ये निष्ठा गौतम के आते ही आपने ये क्यों कहा कि बाहर से कोई डायरेक्टर या म्यूजिक कंपोजर गुजर रहा होगा उन्हें चांस देगा? वाह क्या परख निगाह है साहब। इस बात को इग्नोर करते हुए जी जी, तो ये मेरा एक बैंड था, बैंड का एक एल्बम था, उसका एक से सुना रहा हूँ। उनका ख्याल आते ही एक और ख्याल आया, मुद्दत हुई है यार का कोई ना हाल आया, उनका ख्याल आते ही। सावन में रुत ना बरसी, न बसंत फूल लाया, सावन में रुत ना बरसी, न बसंत फूल लाया, तेरे प्यार में तेरे बिन, तेरे प्यार में तेरे बिन ऐसा भी साल आया, उनका ख्याल आते ही। चाहोगे भी तो मुझको अब ढूंढ ना सकोगे, चाहोगे भी तो मुझको अब ढूंढ ना सकोगे, माजी की कैद में मैं खुद को संभाल आया, उनका ख्याल आते ही। तस्वीर देखता हूँ हर रोज मैं तुम्हारी, तस्वीर देखता हूँ हर रोज मैं तुम्हारी, क्या तुमको भी कभी यूं मेरा ख्याल आया, क्या तुमको भी कभी यूं मेरा ख्याल आया। आखिरी शेर। जितने भी खत लिखे थे शिकवे शिकायतों के, जितने भी खत लिखे थे शिकवे शिकायतों के, मैं आज सुबह तेरे दरवाजे डाल आया, मैं आज सुबह तेरे दरवाजे डाल आया, उनका ख्याल आते ही एक और ख्याल आया, मुद्दत हुई है यार का कोई ना हाल आया। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। 2 का वादा था। दूसर बोला है कि इनका दूसरी कौन सी सुना? एक शायर साहब कुएं में गिर गए थे तो जो Meanwhile, लोग आते थे और देखते थे, वो कह रहे हैं बचाओ बचाओ, कोई देखता नहीं था, निकल जाता। एक साहब कुएं में गिर गए थे तो एक शायर गुजरे उधर से, फौरन कुएं में कूद गए, बोले मतला अर्ज। हाँ कहाँ जाएगा भाई। दूसरा एक रुख इख्तियार करने से पहले मैं, क्योंकि शेरो शायरी की बात हो रही है और आपकी पसंद की बात हो रही है, तो एक आप मंजरी चतुर्वेदी जी के साथ गालिब पे एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं आज शाम को 5 बजे। बुला हुआ है सबको। जो मंजरी चतुर्वेदी जी जो हैं वो शी विल डांस टू गालिब, एंड नीलेश साहब जो हैं वो गालिब और वो जो उनकी डोमनी थी नवाब जान,
उनकी कहानी सुनाएंगे। तो गालिब में साहब आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? ये शॉर्टकट होता है ना, जो युवा प्रेमियों का शॉर्टकट गालिब है। हाँ वो तो है खैर। तो वहीं वो जो लड़कियों को चिट्ठियाँ कुछ हमारे करीब थी, कुछ औरों के करीब थी, जो बाद में हमारे करीब बनी। मैंने आपसे कहा था एक कि बार आप ये मेरी हुआ, कहानी नहीं सुनाएंगे। ये सच बात है। एक बार हुआ कि एक मोहतरमा थी जो बाद में हमारी अच्छी दोस्त बन गई। क्या बोला? झिझक देख रहे हैं? क्या बोला मैंने क्या कहा? तो वो बोली, यार वो फलाना था क्लास में, वो चिट्ठी बहुत अच्छी लिखता था। मैंने कहा मैं लिखता था वो, उसके तब तो लिए घास नहीं डालती थी मुझे। नहीं तो आपने ये नहीं बताया होगा ना, वो तो एनोनिमस थी ना चिट्ठी। नहीं, वो अपना दस्तखत करके जैसे तो इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए साहब, द कोडसन प्रोजेक्ट आप लोग कर रहे हैं। तो मैं 5-6 साल से कहानियाँ सुनाता आ रहा हूँ, और कभी कभी लगता है कि इसी विधा में क्या नया किया जाए ताकि मैं खुद से बोर ना हो जाऊं और आप लोग मुझसे ना बोर हो जाएं। तो मंजरी जी बहुत पहुंची हुई कलाकार हैं, और बहुत टाइम से हम लोग फेसबुक पर ही हमने संपर्क किया था, लेकिन ये था कि कुछ कैसे इसको क्रिएट करें। और अभी हमने किंगडम ऑफ ड्रीम्स में पहली परफॉर्मेंस की, जो आज दोबारा करने जा रहे हैं। और गालिब की जो कहीं अनकही मोहब्बत उसके बारे में है, एक तवायफ से, और उस वक्त के बारे में है। एक तरफ गदर का माहौल है, इधर गालिब की तंगी है, उनकी ज़िंदगी के बदलाव हैं, उस सब के बीच ये कहानी रची हुई है। और उम्मीद है आप लोग आएंगे, और उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट को और इस तरह के और प्रोजेक्ट्स को मैं आगे ले जा पाऊँगा। जैसे मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि जो हमें बहुत सालों से लोगों ने कहा है कि हमारी कहानियाँ सुनकर लोगों का डिप्रेशन ठीक होता है, और मेरे ख्याल से एज अ कम्युनिकेटर इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। लेकिन अब हम इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते हैं कि हम अस्पतालों के साथ काम करें और डॉक्टर्स के साथ काम करें कि किस तरह से कहानियाँ लोगों की जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको डील कर पाएँ। कई स्टूडेंट्स ने कहा है कि वो कहानियाँ सुन के अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। कोटा वगैरह के, कोटा से है कोई भाई? सुनते थे क्या? हाँ, अच्छा, तो चलो। तो स्टूडेंट्स के साथ हम काम करना चाहते हैं, और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कहानी सिर्फ एक तो एंटरटेनमेंट का ज़रिया है, लेकिन फिर वो कैसे उसको और अगली कि आपकी ज़िंदगी में हम खुद, और ये मैं हर प्लेटफॉर्म पर कहता हूँ कि हम खुद कहानियाँ लिखते लिखते और कहानियाँ सुनाते सुनाते, मैं और हमारी जो मंडली है, हम बेहतर इंसान बन पाए हैं। और ये कोई फर्जी मार्केटिंग की लाइन नहीं है कि क्या कहानी जो है वो इंसान को इंसानियत से और करीब लाती है जो आप कहानी सुनाते हैं? Does your storytelling bring people, your listeners, closer to compassion, to humanity? I think to begin with it brings me closer, क्योंकि आज के वक्त में, और मुश्किल वक्त है ये, जब आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया वगैरह ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि नफ़रत करना बहुत आसान है, और अगर आप किसी से नफ़रत करते हैं तो वो बातें जो आप अपनी डाइनिंग टेबल पर भी नहीं कह पाते थे, उन बातों को चोरों की तरह कह के भाग जाना अनोनिमस हैंडल से कई बार बहुत आसान है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो जो हमारे अंदर की बदतमीजी है जी, वो बहुत आसान हो गया उसको जाहिर करना। जी, ऐसे वक्त में ये बहुत सी जो नफ़रतें हैं, ये इसलिए पलती हैं क्योंकि हम दूसरा बन के नहीं देख पाते दुनिया को। वी कैन नॉट बिकम द अदर। और हमारी कहानियों में मैं रोज़ कोई और बन जाता हूँ, और इसका सिर्फ जो धर्म, जाति वगैरह से बिल्कुल है ताल्लुक़, लेकिन इवन एक बाप और बेटे का रिश्ता, जो खामोशी जिसमें भर गई है, क्योंकि उन्होंने वो बात नहीं करते हैं, वो फ़ोन करते हैं तो 40 सेकंड बात करते हैं और फिर माँ को फ़ोन दे दिया जाता है। जी। अगर कहानियाँ सुन के बहुत बार मैसेज आया कि मैंने पापा को जमशेदपुर फ़ोन किया और मैंने आज उनसे बहुत बातें की, तो मुझे लगता है कि व्हेन वी बिकम द अदर, क्योंकि आज अगर हम जैसे ही पैदा होते हैं तो हमारा जो नाम हमें दिया जाता है उससे हमें बता दिया जाता है कि फ़लाना आपका दोस्त है, फ़लाना आपका दुश्मन है।
ऐसे वक्त में कहानियों के ज़रिए हम कोशिश कर पाए हैं कि थोड़ा सा लोगों को जता पाएँ कि दूसरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू कैमरा का दूसरी जगह से रख दिया जाए तो दुनिया कैसी दिखती है, और शायद वो चीज़ें जो हमें बहुत नागवार गुजरती हों वो शायद हम थोड़ा बेहतर समझ पाएँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि इनकी जो कहानियाँ हैं आप सब लोग सुनते हैं और जो ज़बान उस कहानी में इस्तेमाल, उन कहानियों में इस्तेमाल होती है, ख़ास तौर पे मैंने ये देखा है कि किसी तल्ख़ लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं होता। अगर कोई आप ऐसी पेनफुल कोई मोमेंट भी है तो तल्ख़ लफ्ज़ से जो है कोई अब्रेसिव, कोई हार्श अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होते हैं। और ये है साहब वो ज़बान जो हिंदुस्तानी ज़बान है, जो हमारी गंगा जमनी ज़बान है, जो हमारी तहज़ीब है, जिसका ये पूरा जश्न मनाया जा रहा है। ये जो एक पूरा सिलसिला शुरू था कि साहब उर्दू जो है उसका किसी ख़ास तबके से या किसी ख़ास मज़हब से ताल्लुक़ है, उसको पूरा का पूरा मेमार को जो है नीलेश जी की कहानियों ने तोड़ दिया है। ये अभी यहाँ साजिद साहब हैं, वो अभी सागर खयामी का रोल कर रहे थे, यहाँ एक तमसीली मुशायरा चल रहा था, उसमें उन्होंने सागर के 6 शेर सुनाए और वो हैं तो किसी और चीज़ पे, लेकिन साहब जो बात आप कह रहे हैं उस पर ऐसे फिट बैठते हैं वो शेर कि एक बार ये हो गया था कि दिल्ली में गोश्त मिलना बंद हो गया था। 1 महीना हो गया है बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियाँ अहले सुखन, खा के घुइयाँ क्या दिखलाएं शायरी का बांकपन, हो गए पालक का पत्ता नाजुकी से गुल बदन। और नफरतों की जंग में देखो तो क्या क्या हो गया, नफरतों की जंग में देखो तो क्या क्या हो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। तो यही बात जो है ये हिंदी और उर्दू के लिए कि आपने हिंदी को जो है वो हिंदुओं की ज़बान समझ लिया और उर्दू को जो है मुसलमानों की ज़बान समझ लिया। इससे जितनी ज़्यादा डिससर्विस हुई है मुल्क को एज अ होल, वो बात जो है वो इनकी कहानियों ने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। आजकल जो हम लोग जो ज़बान बोल रहे हैं, जिसमें हम लोग इस वक्त भी बात कर रहे हैं, मेज़ कुर्सी चश्मा, ये सब जो है हिंदुस्तानी ज़बान हमारी उर्दू ज़बान का पार्ट नहीं। मैं ये जैसे मैं उर्दू सीखना चाहता हूँ और पढ़ना मैं जी और मैं लिखना सीखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा इसको आसान भी बनाया जाए, सीखने को आसान में। जैसे मैं गांव कनेक्शन को उर्दू में लाना चाहता हूँ। हाँ, मैं उस पर भी आपसे पूछना चाह रहा था। मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उर्दू में लाना चाहता हूँ। आप में से जो लोग जुड़ना चाहें ज़रूर हमें मदद करें। और ये जो बैगेज है कि क्यों हम अगर रूरल इश्यूज़ की बात कर रहे हैं तो एक और ज़बान है उसमें हम जी उर्दू में पढ़ेंगे जो जिन चीज़ों के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे कई बार मेरा तलफ़्फ़ुज़ अगर कहीं गलत होता है और होता होगा, और मुझे जब मैं अलीगढ़ में गया परफॉर्मेंस बड़े अधिकार से बहुत ही हक से, जो कई बुजुर्ग लोग थे, एक लेडी थी, वो आई कि तलफ़्फ़ुज़ तुम्हारा कई बार गलत होता है लेकिन सब भूल जाते हैं, सब माफ़ है तुम्हें। तो वो जो अधिकार है वो बड़ा, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सोशल मीडिया पर मुझको बताएं कि आपने ये गलत कहा, क्योंकि मैं सीखना चाहता हूँ और मैं आई वांट टू लर्न, आई वांट टू। बड़ा अफसोस है, एक तो मैं गाना नहीं सीख पाया, क्लासिकल सिंगिंग, वो तो हम लोग और देख उर्दू नहीं सीख पाया। नहीं, मेरा चक्कर क्या ना कि मैं इतनी चीज़ें ज़िंदगी में कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बहुत कोशिश है कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन बहुत जल्दी हो। देखिए एक काम करते हैं नीलेश भाई, तो मैं एक ही चीज़ सीख ही नहीं पाता हूँ। मैंने 3 बार सीखा, 3 क्लासेस हुई इसकी सिंगिंग की, और उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। एक काम करते हैं, आप रेख्ता के ज़रिए इनका जो प्रोग्राम है आमोजिश, उससे उर्दू सीखिए, और गांव कनेक्शन जो है वो रेख्ता अपने वेबसाइट के थ्रू गांव पहुंचाए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। ये बार्टर सिस्टम किस्म का जो है, मुझे मेरी फीस दे दीजिएगा, कमीशन में वो एक अलग इशू। साहब अब ज़रा सा मैं रुख मोड़ के एक दूसरी तरफ आना चाह रहा हूँ। आपने फिल्मों में भी काफ़ी गीतकारी की है, और जो फिल्म है बॉलीवुड का, मेरा ये ख्याल है कि सिनेमा का जो है, उर्दू का सिनेमा पे बहुत एहसान है और सिनेमा का उर्दू पे बहुत एहसान, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। और जहाँ तक शायरी का या गीतकारी का सवाल है, हमारे यहाँ फिल्मों में कैसे कैसे लोग रहे हैं, कैसे कैसे चीदा नाम रहे हैं, साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, शैलेंद्र, और आप नाम लीजिए और वो। लेकिन आज ये सब क्या सिलसिला है कि साहब मैं लड़की पो वो इनका मेरे ख्याल से सागर खयामी साहब का ही शेर है, उसमें कुछ इस तरह का आता है कि वो फिर झुककर ये कहा टैगोर ने इकबाल से, इलू इलू हिंदुस्तान का कौमी तराना हो गया।
ख़त्म दुनिया से मोहब्बत का फसाना हो गया, और फिर झुक के ये कहा टैगोर ने इकबाल से, इलू इलू हिंदुस्तान का कौमी तराना हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरी शायरी नहीं की गई है पास्ट में, हर तहजीब में, हर लिटरेचर में, हर अदब में आपको अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें मिलेंगी। और एक शायर भी ऐसा, इवन गालिब एंड मीर cannot claim to write with the same gravitas throughout their literary tenure. लेकिन अब जो हाल हो गया है साहब, और जिस किस्म के गाने लिखे जा रहे हैं, और जिस तरह की चीज़ें जो हैं वो अदब के नाम से जो है बेची जा रही हैं, आपको लगता है कि वो गोल्डन डेज कभी वापस आएंगे? और पहले ये बताइए, उससे पहले कि आपने काहे को लिखना बंद कर दिया फिल्मों में? मैं उकता सा गया था, और क्योंकि फिल्मों में कोई भी जो लिरिसिस्ट है आजकल वो हाथ पीछे बांध के लिखता है। पता नहीं आप लोगों को जानकारी है कि नहीं कि उसको पहले धुन दी जाती है और फिर वो उस पर लिखता है। तो एक तो आपने बंदिश वहाँ पे की, फिर सिचुएशन दी जाती है, उस पर लिखना होता है, जाहिर सी बात है। एक और नया सिलसिला शुरू हुआ जब मैं बॉम्बे गया था, 2010 में शायद मूव किया था। तो जो कंपोजर्स थे वो आपको मुखड़े बताने लग गए, हुक लाइन बताने लग गए। ये हुक लाइन नाम की जो बीमारी आई, अंग्रेज़ी संगीत में बहुत अच्छी वर्क करती है, और यहाँ पर इसलिए आई क्योंकि म्यूज़िक बिजनेस 500-600 करोड़ का बिजनेस हो गया। रिंगटोन्स का वक्त आ गया, और रिंगटोन्स में आपको उसी 30 सेकंड में एक बात कहनी है ताकि वो सुन के आप बाकी का गाना सुने। तो वो जो एक लाइन थी, बजाय इसके कि वो हम खूबसूरत लाइन बनाएं ताकि सब सुनना चाहें, जैसे पुराने गानों में भी हुक लाइन्स होती थी, हम उसको कितना अटेंशन ग्रैबिंग बना पाए। तो जब शुरू हुआ था कमबख्त इश्क, जब वो पहली बार आया था, मैंने सोचा बड़ा कठोर शब्द है ये, मुझे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मोहब्बत है मिर्ची, ये हुक लाइन थी, ये वो एक वक्त शुरुआत। तो अब ये कई बार होता है कि आपको कंपोजर्स देते हैं कि सर ये मुखड़ा ये है, या हुक लाइन सर ये है, बाकी आप लिख दो। तो बाकी आपको पोइट्री लिखनी है, पर आना है उस पर कि क्या करूं मैं साला कैरेक्टर ढीला है। ये गाना मुझे दिया गया था लिखने को, मैंने मना कर दिया था। अच्छा, आपका लिखा हुआ नहीं है? नहीं यार, क्या मतलब। अच्छा, ये कई सारे हैं, बहुत सारे। कुछ में मैंने क्रेडिट भी नहीं लिया क्योंकि मैंने उसके कई गानों के मुखड़े लिखे और जो बाद में इतने बेहुदा बन गए कि मैंने कहा कि मेरा इसमें आप नाम मत डालें। तो ये हुआ। तो अब मैं ये करता हूँ कि अगर कोई ऐसी फिल्म है जिसमें किसी गाने के साथ नाम जोड़ने में मुझे अफसोस ना हो बाद में, तो वो करता हूँ। जैसे अभी ये कौन सी पिक्चर आई थी भाई, जग्गा जासूस, उसमें वो था मेरा गाना झुमरी तलैया। कुछ सुनाएंगे आप? और तेरा गाँव झुमरी तलैया है, मेरा गाँव शायद टिम्बकटू, जिन्हें मिलना वो मिलते हैं, चाहे फिर हो जाए उड़नछू। किस्मत से टकराए हम दोनों, कोई किस्सा होगा तो शुरू। दुनिया ये थोड़ी थोड़ी है, बेहतर लगे दिल के नौकर चाकर लगे, झुक के पूछे क्या है आरज़ू। ना ना ना। उससे पहले थी वो एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर, एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम। आगे क्या था? छोड़ कर फिर तुम तकल्लुफ छोड़ कर, फिर तुम झुका कर के नजर रखना मेरे कांधे पे सर। जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी। और मैं असल में जब से रेडियो स्टेशंस पे गानों के बाद लिरिसिस्ट का नाम और कंपोजर्स का नाम आना बंद हो गया है, तब से आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं होंगे कि मैंने कौन से गाने लिखे हैं, और मेरे बाकी साथी गीतकारों ने।
कुछ परिचय दे देता हूँ जी जी मुखड़ों का। जी 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 बिल्कुल। उससे पहले एक फिल्म आई थी बर्फी। क्यों न हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रस्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बावरे। क्यों न हम तुम तलाशे बगीचों में फुर्सत भरी छाँव रे, चल भटक लेना बावरे। इन टिमटिमाती निगाहों में, इन चमचमाती अदाओं में लुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल बावरे। क्यों न हम तुम न लफ्ज खर्च करना तुम, न लफ्ज खर्च हम करेंगे, नजर के कंकड़ों से नजर खामोशियों की खिड़कियां यूं तोड़ेंगे मियाँ के मस्त बातें फिर करेंगे। न हर्फ खर्च करना तुम, न हर्फ खर्च हम करेंगे, नजर की स्याही से लिखेंगे तुझे हजार चिट्ठियां, खामोश झिड़कियां तेरे पते पे भेज देंगे। सुन गुनगुनाती है जिंदगी, ले हमें बुलाती है जिंदगी, जो करना है सो आज कर, न इसको टाल बावरे। क्यों वाह साहब वाह 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 वाह। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना। रोग। शुरुआत में जो मेरा फिल्मों का करियर था उसमें मैं स्पेशलाइज कर रहा था। पहली फिल्म हालांकि मेरी, वक्त है हमारे पास, हाँ तो मेरी पहली फिल्म थी जिस्म। देखिए जिन साहब की पहली फिल्म का नाम जिस्म हो, अब क्या उसमें माकूल किस्म की बातें हो रही हैं उसमें एक दो गीत मैंने लिखे थे। उसमें गीत था जादू है नशा है, और चलो तुमको लेकर चलें हम उन फिजाओं में। तो उसके बाद हमारे पापा ने हमसे कहा कि यार हम तुम्हारी जो पिक्चर में गाने हैं वो सुन लिया करेंगे, देखेंगे नहीं। वाह साहब वाह वाह। अभी आने वाले हैं। ये इन्हीं के लिए है वो अकबर का कि हम ऐसी कुल किताबें काबिल जब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को खपती समझते हैं। इसके बाद एक लंबा सिलसिला आया ऐसी फिल्मों में मेरे गीत लिखने का। मैं स्पेशलाइज कर रहा था। एक बहुत फाइन आर्ट होती है फ्लॉप फिल्मों के हिट गीत लिखने की। वाह 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 वाह। तो मैं जो भी लिखता था वो 15-20 लोग सुन लेते थे। तो इसके बाद मैंने लिखा था मैंने दिल से कहा, वो बाद में 15-20 से थोड़ा ज़्यादा लोगों ने सुना। उस वक्त हाँ जी जी। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा फिर से। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। बेचारा कहाँ जानता है खलिश है ये क्या खला है, शहर भर की खुशी से ये दर्द मेरा भला है। जश्न ये रास ना आए, मजा तो बस गम में आया है। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी। वाह 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 साहब वाह। इसके बाद एक पिक्चर आई थी कृष्णा कॉटेज।
अरे साहब देखिए, मैं क्या कह रहा था आपसे, जिस्म, कृष्णा, कॉटेज, ये सब। इसमें गाना लिखा था, बेपनाह प्यार है आजा। हाय हाय हाय। वो भी 15-20 से ज्यादा लोगों ने नहीं देखी। अच्छा, भूत की पिक्चर देखने में मैं डरता हूँ, तो मैंने तो बिल्कुल ही नहीं देखी। तो ये रहा सिलसिला। और मैं तो दिल्ली में था, यहीं पे हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी करता था, यहीं से लिख के भेजता था। और मैंने बड़ी अतरंगी जगहों से अपनी फिल्मों के गीत लिखे। अच्छा, जैसे जो ये दोहरी जिंदगी में जी रहा था, तो जैसे एक फिल्म आई थी फाइट क्लब, वो तो 7.5 लोगों ने देखी होगी शायद। हमारे दोस्त की थी, बुरा न माने अगर यहाँ हो तो, या कहीं देख लें फेसबुक वगैरह पे। तो उस समय मैं अपने पेरेंट्स के लिए फ्लैट को रेनोवेट करा रहा था लखनऊ में। तो वो था, उसका मुखड़ा क्या था, बोलो ना तुम जरा प्यार ये होता है क्या। अब ये प्रीतम की अर्लीस्ट फिल्म्स में से थी। आई थिंक एक फिल्म उन्होंने की थी, उसके बाद पहला था। तो जो पहला अंतरा था कि प्यार ये सुबह की मखमली धूप है, प्यार ये शाम का सांवला रूप है, ये मैंने लिखा। तो मैं एक कमरे में कोरे लिविंग रूम में बैठा था, सब कारपेंटर वगैरह काम कर रहे थे, और बीच में, हाँ पुट्टी लानी भैया, अरे कीला खत्म हो गया, ऐसे माहौल में लिखी। दूसरा अंतरा आप घर जाके दोबारा आप सुनिएगा और ये इमेजिन करिएगा कि बिकॉज एज अ जर्नलिस्ट मेरी जो ट्रेनिंग है वो यही है कि एकदम भैया घोड़े की तरह। तो जो उसके बाद क्या हुआ कि बिजली के बोर्ड खत्म हो गए थे और लाने थे हमको। तो मैं और पापा गए थे लिस्ट लेके, भाई इतने स्विच वाला हम लोग गए थे ना, खास मार्केट है लखनऊ में। तो अब मैं सोच, गाना मेरे दिमाग में चल रहा था, दूसरा अंतरा लिख के भेजना था। तो वो कर रहे थे, मैंने कहा 1 मिनट रुकिए। अब उन्होंने लिस्ट वापस दे दी, उन्हें लगा बहुत महंगा है या जो भी है। तो मैंने कहा 1 मिनट, दूसरा अंतरा आ गया है। अब पापा को रेफरेंस पता था, पलटा मैंने, उसके पीछे दूसरा लिखा। तो जादू है नशा है, तो मैंने एक वर्जन तो दिल्ली में लिखा था, उसका एक ड्यूएट वर्जन था, वो मैंने न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में पैदल चलते हुए लिखा। क्योंकि अचानक क्या हुए, मजाज हो गए। क्या हुआ कि मुझे महेश भट्ट साहब का फ़ोन आया कि ये गाना हिट होने वाला है। अच्छा, ये गाना मेरे को एकदम पसंद नहीं था, दूसरा मेरे को अच्छा लगता था, चलो तुमको लेकर चले हम उन फिजाओं में। तो बोले भैया कल सुबह MM करीम साहब आ रहे हैं, शान रिकॉर्ड कर रहा है, गाना नहीं है हमारे पास, ड्यूएट नहीं है। तो मैं AP में हेडक्वार्टर्स में गया था, हमारा रॉकफेलर सेंटर में, और वहाँ पे भाई ये है नहीं जैसा हम लोग आजकल 9-9, 10-10 बजे तक ऑफिस, वहाँ जैसे ही ख़त्म हुआ निकल लिए। अब मेरे पास जहाँ मैं रह रहा था सर्विस डिपार्टमेंट में, कंप्यूटर में नहीं था, मैं वापस पहुँचा। अब उनको पूरी राम कहानी बतानी पड़ी। देखिए मैं असल में ना ये पत्रकार हूँ, पर असल में पिक्चर में गाने भी लिखता हूँ, तो मेरी एक डेडलाइन है। तो वहाँ पे पैदल चलते चलते लिखा। 1-2 गीत मैंने झारखंड के जंगलों में, जब मैं नक्सलाइट इशू पे सीरीज़ कर रहा था, वहाँ लिखे। कश्मीर में हाईवेज़ पे मैंने कई गाने लिखे हैं। एक मेरी फिल्म थी जो 3.5 लोगों ने देखी थी, 13B। अच्छा, पहले वाली से भी सब अभी यही है, देखिए। अरे अच्छा, तो बाद में पायरेसी से तुम लोग ने देख ली। तो उसके गाने तो लिख दिया भाई, शंकर एहसान लॉय कंपोजर्स थे। मैं चला गया इटली, और वहाँ पे फ़ोन आता है उनका, मैं ट्रेन में जा रहा हूँ रोम टू फ्लोरेंस, और फ़ोन आया, यार ये तुमने लाइन लिखी, जरा बताओ कैसे तुमने इसको स्कैन किया है, मतलब कैसे आपने गाया है। मैं धीरे धीरे गा रहा हूँ। मैं धीरे नहीं, मैं असल में वो ट्रेन में हूँ, अमा ये यूरोपियन ट्रेन ना, मैं अच्छा रुकिए। तो मैं बाथरूम गया और दरवाज़ा बंद किया और एयर टाइट वो, अब आवाज़ बुलंद। अब बाथरूम सिंगर तो है ही, बता चुके हैं बाथरूम सिंगर, देखिए। अच्छा। तो ये हुआ। एक गीत मैंने लिखा था जब सोनिया गांधी प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस की। तो मैं गया कवर करने एज ए रिपोर्टर एसोसिएटेड प्रेस की ओर से। उनके दफ्तर के बाहर ढोल नगाड़े घोड़े हाथी सब हो रहा था, डम डम। मैं यूँ बैठा हूँ जो सड़क के किनारे, उस पर यूँ बैठा हूँ और यूँ लिख रहा हूँ अपना, क्योंकि मेरी डेडलाइन थी। तो देखिए कितनी मेहनत करके आप लोगों की सेवा में मैं लगा हूँ। वाह वाह, ये बात सही है, सही है। देख रहे हैं बिल्कुल। इस पे मैं 1-2 और छोटे छोटे सवाल पूछना चाहता हूँ, उसके बाद हम कुछ ऑडियंस से 1-2 सवाल ले लेंगे, क्योंकि वक्त भी कम है जी, कम है। और वो सवाल मेरा जो है वो ये है साहब कि ये बताइए, बाउंसर गांव कनेक्शन, बाउंसर सिस्टम है यहाँ पे क्या? वो बैठी तो है। अच्छा। हाँ,
तो जी। एक सलमान अख्तर गाँव साहब, का इलेक्शन जानता है कोई क्या है? हाँ यही मैं पूछना है। चलो अब देखिए ऐसा है, सलमान अख्तर साहब का उनकी एक गज़ल है जो उसमें रदीफ़ काफ़िया ही आता है, कई मजबूरियाँ नई मजबूरियाँ। उसमें एक शेर है कि इतना कब आज़ाद है जो चाहे कर ले जब कहो। ये जो कह रहे हैं ना कि साहब हमको जो है उस पर कंपोज करना पड़ता है, हमको म्यूज़िक मिलती है, ट्यून मिलती है, उस पर कंपोज करना पड़ता है, उस पर तो पहला शेर है। और दूसरा शेर वो है जो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ। पहला शेर तो ये है कि इतना कब आज़ाद है जो चाहे कर ले जब कहो। ये उर्दू की प्लूरलिस्ट तहजीब देखिएगा शहर में। इतना कब आज़ाद है जो चाहे कर ले जब कहो, दिल के दशरथ को मिली हैं क्या कई मजबूरियाँ। और जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि गांव कनेक्शन, आप दिल्ली में मीडिया में रहे, उसके बाद आप लखनऊ चले गए, लखनऊ से फिर बम्बई चले गए, बम्बई से फिर आप लखनऊ वापस आ गए। इसी गज़ल का आखिरी शेर ये है कि लाम से बस मीम तक था उम्र का लंबा सफ़र। लाम से बस मीम तक था उम्र का लंबा सफ़र, लखनऊ ला इंतहा और मुंबई मजबूरियाँ। ज़रा अपनी इन मजबूरियों के बारे में, और आप क्यों वापस आए बम्बई से, और ये गांव कनेक्शन कैसे आपने शुरू किया, और क्या ख्वाब है आपका। और बाद में मैं वो पंक्तियां सुनाऊंगा जो जी जी जी, तस्वीर उसी पे ख़त्म करा जाएगा। हाँ, ज़रूर। तो एक रिपोर्टर के नाते मैं देश भर में बहुत ट्रैवल किया है, और हमेशा लगता था कि गांव की बात मीडिया में नहीं आती है, और गांव का जो स्टीरियोटाइप है, और चूँकि गांव से रिश्ता रहा है, मेरे माँ बाप ने गांव में 45 साल पहले एक स्कूल शुरू किया था, भारतीय ग्रामीण विद्यालय। मेरे पिताजी कनाडा में अपना जीवन छोड़कर आ गए थे अचानक, और गांव में सब लोगों ने सोचा ये पागल हो गए हैं, क्योंकि उन दिनों विलायत जाता कौन था और जाके आता कौन था। और माँ शहर में टीचर थी, गांव कभी गई नहीं थी, लेकिन शादी के बाद तुरंत उन्होंने एक स्कूल की शुरुआत की। नई जो दुल्हन थी वो एक ट्रक में, ड्राइवर, शौहर, नई दुल्हन, पीछे डोली ट्रक के। ये मंज़र था जब मेरी माँ ने इस नई दुनिया में प्रवेश किया, और 1 महीने के अंदर उन्होंने स्कूल शुरू किया, भारतीय ग्रामीण विद्यालय। तो वो उसी माहौल में हम बड़े हुए, और फिर जर्नलिज्म की तो लगा कि गांव कहाँ है, और गांव में बहुत कुछ है बताने को। तो जब ये यात्रा शुरू की तो मुझे असल में पता नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, क्या शुरू कर रहे हैं। अगर पता होता तो डर के बैठ जाते, क्योंकि बहुत मुश्किल रहा है ये सफ़र। अभी हमने 5 साल पूरे किए 2 दिसंबर को, और बहुत ही मुश्किल रहा, बहुत महंगा सफ़र। अपना जो भी मैंने अर्न किया वो सब इसमें लगाने का मौका मिला, लेकिन ऐसे मौके आए जब आपको पता नहीं कि आप अगले महीने या अगली पहली तारीख को या उसके बाद सैलरीज दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, आप आगे क्या करेंगे। कई बार हारा हुआ महसूस किया कि, लेकिन जब मैं बाहर आता हूँ लखनऊ के, जब मैं बेंगलोर से, गुवाहाटी से, दिल्ली, कहीं भी शहरों में जाता हूँ और लोग आके कहते हैं कि हम गांव कनेक्शन से जुड़ना चाहते हैं, तो लगता है कि कुछ हासिल हुआ है, कुछ किया है। और गांव का जो स्टीरियोटाइप है उसको तोड़ने की कोशिश, गांव के बारे में जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है उसको गांव तक ले जाने की कोशिश, क्योंकि उन तक ले नहीं जाई जाती हूँ बातें। आज सुबह आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि कुछ 3,500 करोड़ इस मौजूदा सरकार ने खर्च किए हैं विज्ञापन पर, और मेरी नज़र में ये गलत नहीं है। लेकिन अगर जो गांव में आदमी है उसको नहीं पता है कि मेरे लिए जो स्कीम बनी है वो कैसी है, अगर वो 3,500 करोड़ खर्च करके उस तक पहुंच जाए तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन हमारे जितने देश के अलग अलग, अभी नहीं पहले भी जितनी सरकारों, राज्य सरकारों ने जो इन्फॉर्मेशन का जो पैसा यूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स, वो अखबार में ऐड में यूज़ कर देते हैं, जो अखबार गांव जाते नहीं हैं। तो गाँव तक बात पहुँचाने के इनोवेटिव तरीके नहीं और प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। बल्कि मेरा तो मानना है कि किसी भी प्रोजेक्ट में एटलीस्ट 30% पैसा उसके बारे में पब्लिसिटी करने में एलोकेट होना चाहिए, ताकि उनको पता तो लगे। अगर मैं एक माँ हूँ 45 साल की, और मेरी बेटी जब सुबह शौच के लिए जाती है तो उसको लड़के छेड़ते हैं, तो उसको क्या करना है उसको पता तो हो, उसको नहीं पता है, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन के माध्यमों के ज़रिए उस तक बात ही नहीं पहुँचा पाए। और शहर में आप कहते रहे कि बस एक फ़ोन नंबर है, बस ये नंबर दबा दो और पुलिस 10 मिनट में आ जाएगी। तो मेरी थोड़ी सी उल्टी सोच है इस पे,
आई थिंक ये खर्च और होना चाहिए, बट इसको लास्ट माइल तक कैसे जाना है, तो इसीलिए गांव कनेक्शन आया कि वहाँ तक बात कैसे पहुँचाएं हम और वहाँ की बात यहाँ कैसे पहुँचाएं। तो अब तक यही हुआ है कि हम बहुत लकी हैं कि बहुत अच्छे अच्छे साथियों ने हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ दूर शहरों से जुड़े हैं, कुछ आके काम करते हैं साथ में। रामनाथ गोयनका अवार्ड जो देश का सबसे बड़ा जर्नलिज्म अवार्ड है, वो हम 2 बार जीते अंग्रेज़ी अखबारों को हराकर। ये अंग्रेजी अखबारों को हराने में ना, जिसमें पहले काम करते, देखा कैसा विभीषण निकला मैं। वाह वाह वाह, अब बड़ा मजा आता है, हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ मैं, अंग्रेजी अखबारों को हरा के जीते हैं। वाह, तो नहीं, मज़ा आया। आई थिंक इट्स बिन अमेजिंग राइड। मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं बॉम्बे छोड़ दूंगा, लखनऊ चला जाऊंगा और इस तरह से मेरी लाइफ कम्प्लीटली बदल जाएगी। बट आई थिंक आई एम ग्रेटफुल, आई एम प्रिविलेज। तो जो एक उर्दू की परंपरा है जी, गज़ल की ज़मीन पे, हाँ, ये गालिब की एक गज़ल की ज़मीन पे आपने तज़मीन फरमाई है, तो वो भी सुन लीजिए साहब। मेरा सुनिए, मैं चाहता हूँ कि उससे आप ख़त्म करें, उससे पहले मेरा एक निहायत सीरियस सा सवाल है। ठीक है, ठीक। और वो सवाल में आप जैसे उधर उधर देख रहे थे तो मुझे लगा कि ऑर्डर आ गया। नहीं, अभी नहीं आए। आप जैसे और कई बुद्धिजीवियों से, लेखकों से पूछ चुका हूँ, ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो जनता से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जिनका ताल्लुक़ है। देखिए साहब, बात यह है कि फ़िरौन की बस्ती में भी हम शाद नहीं थे, मूसा मगर ऐसे भी तो बर्बाद नहीं थे। आजकल जो हाल हो रहा है, बाकायदगी से डिसेंट को ख़त्म किया जा रहा है, कत्ल हो रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसे माहौल में बुद्धिजीवी, लेखक, ऑथर्स, शोरा, शायर ये अपना फ़र्ज़ जो है वो ठीक से निभा रहे हैं या इनको कुछ और करना चाहिए? मेरे इस पे बहुत क्लियर थॉट्स हैं। मुझे लगता है कि एक जो बुद्धिजीवी और इंटेलेक्चुअल्स हैं वो खुद और हम लोग असल में पर्सनालिटी ड्रिवन हो गए हैं, इश्यूज ड्रिवन नहीं है। अगर एक सर्टेन पर्सनालिटी है जिसको हम सपोर्ट करते हैं तो वो जो भी बातें कहेंगे या कहेंगी वो हमारे लिए सही हैं। वो हमें बस ज़िंदगी में अलग अलग तरीक़ों से वो रिट्वीट करते हैं। और अगर कोई नापसंद है तो वो जो भी कह ले, चाहे वही किया हो इन्होंने तो वो सही होगा और वो कहें इन्होंने किया तो गलत होगा। तो ये जो आ गया है, जो व्यक्ति पूजा आ गई है जी, पॉलिटिक्स में भी आई है और डिस्कोर्स में आई है कि हमारा सेंस ऑफ प्रोपोर्शन खत्म हो गया है हर जगह। मेरा बहुत सीधा है कि आई जज एक्शंस, आई डोंट जज इट बाय हु डिड इट, इररिस्पेक्टिव ऑफ हु डिड इट। या सो आई थिंक, और दूसरा बिकमिंग द अदर, ये खत्म हो गया है जी, जो आप अपने कहानियों के जरिए कर रहे हैं। क्योंकि हम कम्युनिकेटर्स जो है, हमने अपना काम सही से नहीं किया। हम जो लिखने वाले हैं, हमने ईमानदारी से अपना काम नहीं किया कि हम दूसरा पक्ष जो है उसकी बात और हर पक्ष की बात रख पाएं अपने एक ताकतवर तरीके से। उचक उचक के देख रहे हैं उधर, इसलिए मैं अब चुप हो गया। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि वक्त कितना है हमारे पास? 5 मिनट। 5 मिनट। तो अच्छा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कुछ लोग कुछ पूछना चाहें तो 1 मिनट में। उधर कोई बाउंसर नहीं है भैया। अच्छा हुजूर, फैल आप वो सुना दीजिए जो गालिब की ज़मीन में आपने फरमाया। जी। हाँ, तो बस इसका 2 ही शेर सुनाऊंगा। आखिरी शेर जो है वो गांव कनेक्शन की ओर से, इसलिए मैं जी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये इनका नहीं है, गालिब का है। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। बने हो रहनुमा तुम जो, तो बातें रहनुमा सी हो। बने हो रहनुमा तुम जो, तो बातें रहनुमा सी हो। कसम खाना कुछ इस तरह के झूठी हर कसम निकले। वाह। कसम खाना कुछ इस तरह के झूठी
हर कसम निकले। और जो आखिरी शेर गांव कनेक्शन की ओर से कि है तन्हा हम मगर चलते रहेंगे, देख लेना तुम। वाह। है तन्हा हम मगर चलते रहेंगे, देख लेना तुम। ये दुनिया भी चलेगी कल, ये दुनिया भी चलेगी कल, जहां से आज हम निकले। ये दुनिया भी चलेगी कल, जहां से आज हम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। वाह ख़वातीन हज़रात, आपसे मुखातिब थे मिर्ज़ा नीलेशुल्लाह खां मिस्रा। अब मेरे पास इतना वक्त है कि मैं 3 सवालात जो है वो ले लूँ। आप आइए, सबसे पहले ये खातून यहाँ बैठी हैं जी। Good afternoon, sir. I've been a very big fan of yours for very long, like 10th standard से I remember. तो वो तो ज़्यादा पुरानी बात ना हुई। Sir, It's a compliment. Well, साहब ऐसी वकील है ना जी। महबूबा के लिए तो सब लिखते हैं, आपकी पुत्री है छोटी सी वैदेही जी, अगर उनके लिए कुछ लिखा है आपने तो जरा सुनाएं। मैं शुरू करने वाला हूँ एक नया शो डिजिटली जिसका नाम है लेटर्स टू वैदेही, जिसमें मैं उनको ख़त लिख रहा हूँ। उसमें पहले ख़त में जो लिखा है वो तो लंबा है, याद नहीं, बट जो थॉट है वो बताता हूँ कि वैदेही सीता जी का नाम होता है और भारत के कई हिस्सों में इसको अनलकी माना जाता है, अपशकुन माना जाता है। और तो मैंने उस चिट्ठी में लिखा है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हारे लिए ये नाम चुना गया तो कई दोस्तों ने कहा बहुत अच्छे इंटेंशंस के साथ कि इनका नाम बदल दीजिए। और मैंने उसमें ख़त में कहा है कि हमारा नाम हमारी पहचान होती है और आजकल हमारी पहचान नाराज़ करती है लोगों को। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ये पहचान हो कि तुम एक अच्छी इंसान हो और फिर लाखों लाखों लोग अपनी बेटियों का नाम वैदेही ही रखना चाहें। जी एक मिनट ज़रा साहब जी, पीछे ज़रा थोड़ा सा प्रोपोर्शनैलिटी हो जाए, आऊँगा मैं आपके पास जी। आपके पीछे जो हैं जी जी जी, पीछे पीछे जी जी। मैं आपकी कहानियाँ दिवाली की रात से मैं पहली कहानी से सुन रहा हूँ आपको, और रेडियो का एक अलग रीच है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि गांव कनेक्शन अखबार के साथ अब गांव कनेक्शन रेडियो कब आने वाला है? क्योंकि कई सारे लोग पढ़ना नहीं जानते या फिर जो भी है डिजिटली नहीं है, अच्छा, तो वो रेडियो की अलग रीच है, वो अपने आप सुनते हैं, वहाँ पहुँच सकते। जी बिल्कुल। गांव कनेक्शन अखबार के अब काफ़ी आगे आ चुका है, डिजिटल पे हम लोग स्ट्रांग हैं। जो आपने बात कही, मैं ज़रूर ख़ासकर कम्युनिटी रेडियो के लिए कंटेंट बनाना चाहता हूँ और उनके साथ काम करना चाहता हूँ, ताकि एक तो जो इलिटरेसी की दीवार है वो भी हम पार कर सकें कि कम से कम आधे लोग अगर सिर्फ पढ़ पाते हैं तो बाकी लोग सुन पाएँ। तो काम कर रहे हैं हम इस पर। जी आप पीछे। नीलेश जी, इन्होंने 2 हाथ एक साथ उठाए थे। जिंदगी में जो बाकी है वो इंतज़ार क्या है, और जिसमें आप शामिल होना चाहे वो बाहर क्या है? आपका इंतज़ार या मेरा? नहीं नहीं, इन्होंने ठीक सवाल नहीं पूछा, आपकी बहार या इनकी? मैं डायरेक्शन सीखना चाहता हूँ और आता नहीं, सीख रहा हूँ, सीख नहीं रहा हूँ अभी, कोशिश कर। तो मैं अगले साल अपने ही लखनऊ में ही रहते हुए कोई फिल्म बनाना चाहता हूँ अपने ही सामर्थ्य से, तो कुछ नया सीखना चाहता हूँ। और अगर कभी क्लासिकल सिंगिंग और उर्दू सीख पाया तो बड़ी खुशी होगी। जी आप।
एक मिनट। हेलो सर, मेरा नाम वेदिका है। आपको देख देख के और थोड़े राइटर्स को देख के मैं और भी हमारे जो यंग जनरेशन है वो भी लिखने के लिए बहुत इंस्पायर्ड होती है। तो एक अगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि एज अ राइटर आजकल ये बहुत कहा जाता है कि वो लिखो जो जनता पढ़ना चाहती है। इसका जवाब तो मैं भी देना तो फिर आप ये चीज़ बताइए कि हम एज अ राइटर जो हमें हमारे दिल से जो निकल रहा है हम वो लिखें या हम वो लिखें जो जनता पढ़ना चाह रही है। अगर उनके लिए लिख रहे हैं तो फिर तो हम सिर्फ बाकी मोह माया पैसों के लिए लिख रहे हैं, अपने लिए फिर क्या करा। Got it. बहुत अच्छा सवाल है और हम सब के लिए रेलेवेंट है। जब मैंने रेडियो पर कहानियाँ सुनानी शुरू की तो पहले साल में मैंने ही सारी कहानी लिखी थी और तब मुझे पता नहीं था मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, मेरी ऑडियंस कौन है, क्योंकि एक इत्तेफाक था। मैं तो अपने जो बैंड था मेरा, बहुत काबिल मेरी कॉलीग थी तब शिल्पा राव, उनके साथ हमने सेटअप किया था, उसको प्रमोट करने के लिए गए थे। ये तो एक बहुत एक खूबसूरत इत्तेफाक था कि हमें कहानियाँ लिखने का, और फिर वो ज़िंदगी जिसने बदल दी। लेकिन उस वक्त जो 11 साल 12 साल 13 साल से लेके 85 साल तक के लोगों ने, और अब भी यही, मेरा जो यंगेस्ट नोन लिसनर है वो 5 साल का है, रेगुलर लिसनर, कैरेक्टर्स के नाम पता है। तो मुझे क्या लगता है कि हम अक्सर इस भ्रम में रह जाते हैं, हम कम्युनिकेटर्स, और ये हमें बताया भी जाता है कि ये तो यंग लोग हैं, ये बेवकूफ़ हैं, इनको हनी सिंह पसंद है सिर्फ। लेकिन असल में एक स्प्लिट पर्सनालिटी होती है यंग इंडियन की, और वो जिस शिद्दत से हनी सिंह को सुनते हैं उसी शिद्दत से याद शहर को सुनते हैं, और उन्हीं कहानियों के साथ वो रोते हैं, महसूस करते हैं उस तकलीफ़ को, हंसते हैं। और ये मैं समझ नहीं सकता था तब। अब लेकिन जब शहरों में जाता हूँ और आप में से बहुत से लोगों ने, आपने बताया जब आपने कहानियाँ शुरू की सुननी, तो मेरे लिए दिस वाज इम्पॉसिबल टू बिलीव कि, और मैंने बहुत सीखा है, मुझे रिस्पेक्ट आई है बहुत आपकी जनरेशन के लिए और आपसे भी छोटी जो जनरेशन है उसके लिए, कि आप लोग इतने प्यार से कहानियाँ इतनी बारीकी से सुनते हैं और 5-6 साल से फॉलो कर रहे हैं। 5-6 साल बहुत बहुत लंबा वक्फा होता है किसी आर्टिस्ट की ज़िंदगी में, बहुत लंबा। आई एम सो ग्रेटफुल कि आप अभी भी मुझको सुनना चाहते हैं। किसी भी आर्टिस्ट के लिए इतने लंबे वक्त तक सर्वाइव कर पाना बिना लोगों के बोर हुए, इट्स और दूसरा बस ये कि हमारी जो गलती है हम आर्टिस्ट की, और अगेन ये सेम चीज़ है जो बोरियत की हद तक कहने तक भी मेरे दोस्त को मैं हर प्लेटफॉर्म पे चूँकि कहता हूँ कि अगर हमने अगर 400 साल पहले हमने कहा होता कि वो खूबसूरत काली लड़की, तो ये दुनिया अलग होती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, बिल्कुल। और ये दुनिया जो सोचती थी उसको हम रीअफर्म करते रहे। हम कहते रहे राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, हम इसको लगातार एनफोर्स करते रहे। तो अब जो लिखते हैं, जो रेडियो पर बोलते हैं लोग, या जो टीवी पर आता है, वो एक आपको बताया गया कि यही बिकता है। लेकिन जब हमने शुरू किया, कई लोगों ने कहा ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं आप, कौन कहानियाँ सुनना चाहता है आज के वक्त में, वो भी प्राइम टाइम पे, जब दूसरे स्टेशन पे मुन्नी और शीला अपनी बात रख रहे हैं, तो आपकी कौन क्या बिसात है। तो आई थिंक रिस्पेक्ट फॉर द ऑडियंस एंड अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस। आप जो मन में आ रहा आप लिखें। अगर क्लाइमेट चेंज पे बनी एक फिल्म इतनी तारीफ पा सकती है आज के दिन में, दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग कि हर तरह का कंटेंट और हर बात कहने वाला कंटेंट कोई ना कोई अपने रास्ते ढूंढ रहा है। हो सकता है वो 500 करोड़ नहीं कमा रहा है, लेकिन वो क्या 5 लाख लोगों के दिलों में जा रहा है। आई थिंक दैट्स सो, जस्ट बी योरसेल्फ, प्लीज राइट, डोंट राइट व्हाट यू आर। पर इसमें एक छोटी सी बात साहब मैं भी कहना चाहता हूँ, हो सकता है कई लोगों को पसंद ना आए। मैं देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल अटेंड कर रहा था, जतिन दास साहब द आर्टिस्ट, ही वाज इनॉग्रेटिंग द फेस्टिवल, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा साहब हमारे ज़माने में मैंने 7, 8, 10 साल पेंटिंग बनाई लेकिन एग्जीबिशन में नहीं एग्जिबिट की वो पेंटिंग, बिकॉज वी यूज्ड टू से वी आर नॉट येट रेडी फॉर एन एग्जीबिशन। आज अगर आपकी एक पेंटिंग है तो वो एग्जिबिट भी करेंगे आप। बात यह है अपने लिए लिखने का, अपने लिए पढ़ने का, अपने लिए गाने का, नृत्य करने का, अपने लिए शायरी करने का सबको हक है। लेकिन जब आप पब्लिक के लिए, जब उस शायरी को, उस अपने लिखे हुए को आप पब्लिक में ले जा रहे हैं, देन यू मस्ट बी रेडी फॉर पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑल्सो। और तुकबंदी में और शायरी में बहुत बड़ा फ़र्क है।
मैं यहाँ बैठ के जो है 50 गज़लें उस किस्म की लिख सकता हूँ इसी वक्त जिस किस्म की चीज़ों को आजकल गज़ल कहा जाता है। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि साहब आप इतना उर्दू काम करते हैं, आप क्यों नहीं आप व्हाई डोंट यू राइट? मैंने कहा साहब मैं इसलिए नहीं लिखता हूँ कि मैं अपनी कसौटी पे खुद खरा नहीं उतरूँगा। तो आप लोग लिखिए, ज़रूर लिखिए, लेकिन उससे पहले पढ़िए। क्लासिकी को पढ़े बगैर, लिटरेचर को, अदब को पढ़े बगैर लिखना, जल्दी में जाके लिखना, इससे ज़्यादा बड़ी डिससर्विस सोसाइटी के लिए कोई नहीं है, आपके अपने लिए कोई नहीं। सो जस्ट यस, आप बताइए सर। गुड इवनिंग सर। जी सर, मेरा आपको पहले तो एक ट्रिब्यूट देना था कि जिस तरह से, जैसे मैं एक मुस्लिम हूँ, तो हमारे यहाँ पे जैसे कुरान दुकान से लिया जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जाती, हदिया पूछा जाता है। तो अभी जब मैं खड़ा हुआ, मैं सोच रहा था कि आपके लिए क्या पेश करूं, क्या सोचूं, तो मैं बिल्कुल ब्लंट था। तो बस हदिये में इतना ही कहना चाहूँगा कि सर आपके लिए वर्ड्स नहीं थे मेरे पास। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सर सवाल मेरा ये था, बड़ा सेल्फिश था, कि सर जिस तरह से आपने बताया कि एडवर्टाइजमेंट इस तरह से हमारा हो नहीं पाता कि जो चीज़ जिसके लिए बनी होती है वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, तो मैं सेल्फिशली खड़ा हुआ और आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आपकी मंडली के सदस्य हैं और आप से तो मुलाकात हो ही गई है, तो वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, और जहाँ तक है कि आज इस तरह से एडवर्टाइजमेंट काफ़ी सारे लोगों में हो जाए, तो सिर्फ 10 सेकंड बचे। 10 सेकंड। तो हमारा एक मेल आईडी है, आप में से जो भी लोग जुड़ना चाहें हमारी मंडली से, हमारे लिए लिखना चाहें, और अब कहानियों के अलावा भी हम और कविता वगैरह गज़ल में जा रहे हैं, मंडली MANDLI @contentproject.in MANDLI @contentproject.in पे मेल करें। और हमारे जमशेद सिद्दीकी साहब हैं, हाथ उठा रहे हैं, देखिए हमारे, आप सब इनकी कहानियाँ सुनते रहते हैं, और यही इनकी शादी हुई है अभी। आज जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं उसकी स्क्रिप्ट जमशेद ने लिखी है, तो मुबारकबाद भी दे सकते हैं आप इनको, अभी शादी हुई है। शादी हुई है, आप जो देना चाहें दीजिए, मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। ऐसा देखिए, ये आप बाहर सवाल पूछ लीजिएगा, बाकी जो सवालात हैं मंडली MANDLI एक और क्वेश्चन @contentproject.in। अच्छा हाँ, पूछिए। दरिया दिल हो गए हैं ऑर्गेनाइजर। So my जी। question to you is कि जी आप हैं कहाँ? वो रही जी जी। सर, आर्ट, शायरी, गजल, क्या ये सिर्फ एक टूटे दिल से निकलती है? हाय 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 हाय, क्या सवाल। एक बार मेरा एक जगह कहानियों सुनाने का जो सिलसिला था वो ख़त्म हो गया, और उन्होंने उस कंपनी के CEO ने कहा कि एक और नीलेश मिश्रा लाओ, अपने लोगों को कहा। तो मैंने कहा कहानियां तो ले आओगे, हाँ, आवाज भी ले आओगे, दिल का तकलीफ कहाँ से लाओ? हाय 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 हाय। तो ख़वातीन व हज़रात, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क पे से काम उलझता रहा, फिर तंग आकर आखिर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। ये मेरे लिए है, अधूरा छोड़ दिया दोनों को। नीलेश मिश्रा साहब वो शख्स हैं जिन्होंने दोनों को पूरा किया, इश्क को भी, काम को भी, और काम को अपने इश्क बना लिया। और उनका कमाल साहब ये है कि मेरे दफ्तर के जूनियर्स, मेरे जो कहीं दफ्तर में मुझे नहीं दिखते, आज यहाँ दिख रहे हैं। तो नीलेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।